नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैनेंद्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी अपना अपना भाग्य। आप सभी लोग जानते हैं जैनेंद्र कुमार एक मनोविश्लेषणवादी लेखक रहे हैं, जिन्होंने उपन्यास के साथ साथ कहानी विधा और इसके साथ साथ इनके कुछ निबंध भी रहे हैं। तो जिन जिन भी विधाओं में इन्होंने लिखा, उस पर आप ज़रूर एक बार दृष्टि अपनी दौड़ाएं। इनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, जिसमें त्यागपत्र इनकी अमर कृतियों में से एक मानी जाती है। उसको भी आप ज़रूर पढ़ लें, कई बार उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ इन्हें किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो भी आप देखें। और इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध इत्यादि इनके जो प्रमुख प्रमुख ये उपन्यास रहे हैं, उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जैनेंद्र से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और रही बात इनकी कहानी विधा की, तो कहानियाँ भी इनकी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और मनोविश्लेषणवादी जो प्रवृत्ति इनकी कहानियों में रही है, उसको आपने ज़रूर देखना है। इससे पहले आपने पढ़ा कि जो अज्ञेय रहे हैं, उनकी कहानी भी आपने देखी होगी। जो रोज़ कहानी थी, जिसे गैंग्रीन के नाम से जाना जाता था, जिसको हमने पिछले पार्ट में किया था, तो वहाँ पर भी हमें मनोविश्लेषणवाद की जो चीज़ें हैं या फिर अस्तित्ववाद की जो चीज़ें रही हैं, उनको देखने का हमने प्रयास किया उसमें। और यही बात इनकी कहानियों में भी देखने को मिलता है। और इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि जो जैनेंद्र और अज्ञेय है, उनका प्रभाव भी अस्वीकार्य नहीं है। और इस पंक्ति को भले ही आप याद भी रख सकते हैं बाद के लिए, कि जैनेंद्र अज्ञेय का प्रभाव भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनमें मनोविश्लेषण और अवसाद की मुख्यता है, पर इस दौर की कहानियां अपने आत्मसंघर्ष और नाटकीय तनाव के कारण अलग हो जाती हैं। ये कथन बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। इसको अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, कि जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने उत्तर स्वच्छंदतावाद काल जो गद्य वाला पोर्शन है उसमें कही है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक आती है, उसमें इन्होंने ये बात कही है। तो मैंने पहले भी कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह की आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो है, आधुनिक काल के कहानीकारों और अन्य लेखकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है हमें। इसलिए उस बुक को पढ़ना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो चलिए, ये तो बात होगी ज्ञानेंद्र को लेकर के कि ये किस प्रकार के लेखक रहे हैं, इनके मुख्य उपन्यास कौन से रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो कहानियां हैं, उनको हम आगे देखने वाले हैं इसी पार्ट में ही, कि कौन कौन से इनके प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं, उनको हम देखते हैं। तो चलिए, अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें मुख्य तथ्यों की, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो प्रकाशन वर्ष इसका 1929 में है। पहले पहल ये विशाल भारत पत्रिका में छपी थी। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और किस कहानी संग्रह में आई है, ये वातायन एक इनका कहानी संग्रह रहा है, इसमें शामिल है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो याद रख लेना है, वातायन कहानी संग्रह में ये संकलित है। वातायन का मतलब क्या है, ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रख लेना है। इसका अर्थ है हवा का झोंका, ठीक है। वातायन में कुल 13 कहानियां हैं, जिनमें जो प्रमुख कहानी खेल होगी, अपना अपना भाग्य होगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां इसकी, इसको आप जरूर देखें। इसके अलावा अन्य कहानियां भी रही हैं, जैसे फोटोग्राफी है, चोरी हो गया, दिल्ली में, अंधे के बाद आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु का हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी इत्यादि। ये समस्त कहानियां जो हैं इसी वातायन कहानी संग्रह में रही हैं। इनको भी आपने एक बार जरूर देखना है। कुल कितनी कहानियां हैं वो भी आप देखें। इसको जो अन्य कहानी संग्रहों में शामिल हैं और इनको क्रमानुसार लगाने के लिए पूर्व के प्रश्नों में पूछा गया है, तो एक बार फिर से अगर ये प्रश्न बनता है तो यहाँ से आप इसको एक बार जरूर देख लें कि कौन से पहले आया, कौन सा बाद में आया। क्योंकि कहानीकार के संदर्भ में कई बार आपने देखा होगा कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4-5 कथन आपको दिए रहेंगे, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा कहानी संग्रह इसका रहा है या नहीं रहा है, या फिर इन कहानी संग्रहों को क्रम वाइज लगाइए। ऐसे करके प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो जैनेंद्र के कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि तथा जैनेंद्र की कहानियां, जो कि 7 भागों में संकलित हैं। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि इसकी जो जैनेंद्र की कहानियां शीर्षक से रही है उसमें कितने भाग हैं। तो 7 भाग हैं। तो ये था इनका कहानी संसार, कि इन्होंने कौन कौन सी कहानियां जो हैं वो कहानी संग्रहों में रखी, ठीक है। तो इसको देखिएगा। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, आज के समाज में व्याप्त जो स्वार्थपरता है, संवेदन शून्यता है और आर्थिक विषमता, इसको उजागर करने का प्रयास इस कहानी में इन्होंने
किया है। तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि कहानी किन किन उद्देश्यों या किन किन प्रतिपाद्य या मूल प्रतिपाद्य जो हम कहते हैं वो कौन सा रहा है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, इसलिए इसको देखें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसका शीर्षक पढ़ के ही भाग्य को ही ज़्यादा महत्व देने की बात कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जैनेन्द्र रहे हैं उन्होंने इस कहानी के जरिए ये जो अपना अपना भाग्य है उस जैसे अंधविश्वास को और इस पाखंड का जो पर्दाफाश करने की कोशिश इस कहानी में की है। भले ही वो स्वयं इसमें एक कैरेक्टर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वास्तविकता है उसको चित्रित करने का प्रयास किया है। इसलिए बोला गया है कि जो संवेदनशीलता है जो मध्य वर्गीय लोगों में, ठीक है, उसको दिखाया गया है। और आर्थिक जो विषमता है, जो अमीरी और गरीबी है, उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। और जो स्वार्थपरता है कि हम आज अपने लिए ही जी रहे हैं, किसी दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। संवाद शैली में लिखी विचार प्रधान कहानी है, जिसमें पहाड़ी सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति भी मिलती है। तो देखिए शैली कैसी है इसमें, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। संवादात्मक शैली है और विचारों को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और यहाँ पर विचारों की जब हम बात करते हैं ना कि विचार प्रधान कहानी है, तो आपने एक चीज़ ध्यान रख लेना है कि इसमें घटना का चित्र प्रमुख न होकर जो है मनोवृत्तियाँ यहाँ पर प्रमुख हैं। तो यहाँ पर मनुष्य की जो मनोवृत्तियाँ हैं ना वो दिखाई गई हैं। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है कि घटना प्रमुख न होकर व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ किस कहानी में, जो आपका अपना अपना भाग्य कहानी है, उसमें वो ज़्यादा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका चित्रण ज़्यादा है, घटना का नहीं है, बल्कि मनोवृत्तियों का चित्रण करने की कोशिश लेखक के द्वारा हुई है। इसलिए बोला गया है कि ये विचार प्रधान कहानी है और इसमें पहाड़ी सौंदर्य बोध को भी अभिव्यक्ति दी गई है। नैनीताल का जिक्र आता ना इसमें, तो इसको भी आप याद रखिए। डी पब एक स्थान और आता है जहां पर लेखक और उसका मित्र जो है वो ठहरते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। 2 ही स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण है इस कहानी में, तो उनको भी आप याद रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका जो मुख्य मुख्य तथ्य थे उनके बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इस कहानी को किन पात्रों के माध्यम से लेखक ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो पात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो बड़े ज़्यादा पात्र इस कहानी में भी नहीं है। अभी हम लगातार 2-3 हमने जो कहानियां पढ़ी उसमें पात्रों की अधिकता जो है देखने को नहीं मिलती, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए पात्र योजना की अगर हम बात करें, पहल बालक है इसमें, जिसकी अवस्था जो है 10 से 12 बरस के बीच की बताई गई है, एग्जैक्ट मालूम नहीं है। वो सहज और निश्चल स्वभाव का है, गरीब है लेकिन स्वाभिमानी और मेहनती भी है, तभी तो वो अपने घर से भाग भी आया इतने दूर, क्योंकि उसको लगता है कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो खुद जो है भूखे रहते हैं, कई भाई बहन हैं, उनके लिए ही सही से नहीं हो पाता, तो इसलिए वो अपने दोस्त के साथ जो है शहर की ओर भागता है। लेकिन वहाँ पर जो है वो मृत्यु का शिकार हो जाता है, जो कि आप इस कहानी में पढ़ते हैं। लेकिन उसमें स्वाभिमान जो है वो भरा हुआ है, मेहनती है, मेहनत भी करता है। ठीक है, फिर लेखक है जो स्वयं इसमें एक कथावाचक के तौर पर है, लेखक का मित्र भी है और लड़के का साथी भी इसमें रहता है। और लेखक के मित्रों में वकील भी आते हैं, जो आगे आप देखेंगे इसको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी जरूरी है। ठीक है, पात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये कि इसमें आपको पात्रों को याद रखने में कठिनाई होगी। ठीक है, अब हम इसके मूल प्रतिपाद्य को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें मुख्य चीज़ें रही हैं, या उद्देश्य ही कह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है मध्यवर्गीय जो परिवार हैं उनके बारे में बात की गई है। देखिए, मध्यवर्गीय खोखली सहानुभूति, इस बात को ध्यान रख लेना। मध्यवर्गीय खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करने एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग्य किया गया है कि जो मध्य वर्ग है उनकी जो खोखली सहानुभूति है उसको दिखाया गया है। ये देखिए, जो हम आज के समय में भी देखते हैं कि हम सहानुभूति तो प्रकट करते हैं किसी के प्रति, लेकिन जब एक्चुअल में उसकी सहायता करने की बारी आती है तो हम अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करने। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि हम इसको अपना अपना भाग्य नाम दे रहे हैं कि अगर कोई गरीब है या फिर अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वो उसके भाग्य पर हम छोड़ देते हैं। और ये कह रहा है कि सबसे बड़ी क्रूर प्रवृत्ति है मनुष्य की कि हम हर चीज़ को भाग्य पर ही छोड़ देते हैं, एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग्य किया गया है यहाँ पर कि कितना क्षुब्ध हो चुका है आज का प्राणी। ये बात यहाँ पर दिखाने की प्रयास इस कहानी में की गई है। और ये इसके मूल तथ्यों में या मूल प्रतिपाद्य में पहला आएगा। सामाजिक भेदभाव की बात है, सामाजिक और आर्थिक विषमता एवं पराधीनता का चित्रण भी इसमें दिखाया गया है कि भाई जो विषमता है मनुष्य में वो सामाजिक रूप में भी है, वो आर्थिक रूप में भी हमें देखने को मिलती है। शिक्षित और मध्य वर्ग की जो स्वार्थपरता है उसको भी दर्शाया गया है। और साथ ही साथ गुलाम भारत की 20वीं शताब्दी के नैनीताल शहर का चित्रण, भाग्यवादी विचारों के समर्थन देने वाली कहानी,
समर्थन न देने वाली कहानी, ठीक है, जो कि लास्ट में मैंने बताया कि इसमें क्या है कि इसका पर्दाफाश किया गया है अंधविश्वास का, जो अपना अपना भाग्य नाम से। और यहाँ पर एक चीज़ और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी कौन सी कहानी है, आपको ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कहानी है जो अपने शीर्षक से ही समाप्त भी होती है। तो इसका शीर्षक है अपना अपना भाग्य, और आप देखेंगे कि इस कहानी का अंत भी इसी शब्द या इन्हीं शब्दों से होता है, ठीक है, अपना अपना भाग्य के से, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि इन शब्दों से ही इसी कहानी का अंत होता है, ठीक है। अंग्रेजी चाटुकारिता करने वालों पर भी इसमें व्यंग्य किया गया है, और इसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या और संवेदनहीनता को भी दर्शाया गया है। पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले जो तथाकथित अविश्वास हैं उसको भी दिखाया गया है इसमें, कि भाई जो वकील है वो बोलता है कि मुझे पहाड़ी बच्चों पर ज़्यादा यकीन नहीं है, भाई ये कोई ना कोई चीज़ उठा के चले जाए, क्या क्या भरोसा है ना। तो यहाँ पर जो है पहाड़ी लोगों के ऊपर अविश्वास भी दिखाया गया है, तथाकथित अविश्वास वकील के जरिए, जो कि आप आगे कहानी में पढ़ेंगे। भारतीय जो स्त्री पुरुष हैं उनकी तुलना जो है वो अंग्रेज स्त्री पुरुषों से करने का चित्रण भी इसमें किया गया है। तो ये बात यहाँ पर आपको बिल्कुल कहानी में दिख जाएगी आगे कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और चीज़ भी है कि जो भारतीय हैं वो किस तरीके से दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसका चित्रण भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कहानी में, ठीक है। तो ये मूल प्रतिपाद्य या इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो कि आपको ध्यान में रख लेने हैं कि इस कहानी में क्या क्या चीज़ें जो है उजागर हुई हैं। छोटी सी कहानी है लेकिन अपने आप में एक मार्मिक कहानी भी ये बन पड़ती है लास्ट में जब आप इसको पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। अब हम इसमें इसकी जो प्रमुख घटनाएं और समीक्षा को देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल घूमने आए हैं और होटल डी पब में ठहरे हैं। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें, यहाँ पर घूमने कर दीजिए इसको, ठीक है। लेखक नैनीताल घूमने आए हैं और होटल डी पब में ठहरे हैं। तो दो स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, नैनीताल और डी पब होटल, ठीक है। शाम को जब घूमने निकले तो कुछ देर घूमने के बाद एक बेंच पर बैठ गए। समय बीतता गया और अंधेरा बढ़ता गया, हवा में नमी भी बढ़ती जा रही थी। लेखक उठना चाहते थे परंतु उनके मित्र ने उन्हें हाथ पकड़कर बैठा लिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है कि जो लेखक है उसका जो चरित्र है ये आपको यहाँ पर कैसे दिखेगा कि दार्शनिक स्वभाव का है लेकिन ये उदासीन भी है, ठीक है। और ये केवल घटना पर तटस्थ टिप्पणी ही करता रहता है और दया नहीं उभरती इसकी जो बालक है उसके प्रति। लेकिन इसका जो मित्र है वो भावुक स्वभाव का व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि वो वहाँ से उठ जाना चाहता है जो लेखक है, ठीक है, परंतु उसके मित्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बैठने को वो कहता है, क्योंकि उसका मित्र जो है वो परोपकारी और दूसरों की सहायता करने वाला भी है, ठीक है। लेकिन है वैसा ही लेखक की तरह ही उदासीन है, बुद्धिजीवी है, ठीक है। और थोड़ा सा वो लेखक से क्या है ज़्यादा सक्रिय है इसमें, इस कहानी को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे उतने में एक 10-12 साल का लड़का उनकी ओर आता दिखता है। लेखक के मित्र ने उसे आवाज़ लगाई, तो यहाँ से ही पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति थोड़ा सा सक्रिय है, ठीक है। और पूछा कि कहाँ जा रहा है। कोई गंतव्य न होने के कारण वह निरुत्तर हो गया, क्योंकि बालक का कोई ठिकाना नहीं था। अब वह निरुत्तर हो गया कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, ठीक है। और उसकी स्थिति ही ऐसी थी कि उसने फटे पुराने जो है कपड़े पहने थे, ठीक है। और ना ही उसका रंग इतना अच्छा था कि वो कोई आम बालक लगे, बल्कि जो कामगार बच्चे जिस तरीके के होते हैं वैसी ही उसकी वेशभूषा, वैसे उसका रहन सहन उन्हें दिखा। इसलिए जो है लेखक ने उसको बोला, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख लेना। और अपना सिर भी जो वह खुजला रहा था, है ना, भले ही उसका रंग गोरा था पर वो ना नहाने की वजह से और अच्छी स्थिति ना होने की वजह से जो है वो भी मैला पड़ गया था, ऐसा कहानी में बताया गया है। ये आपको याद रखना है बाद में, ठीक है। वह किसी दुकान पर नौकर था। बाद में पता चलता है कि वो किसी दुकान में नौकरी करता था। मालिक उसे 1 रुपए और जूठा खाना देता था, लेकिन काम उससे सारे ही करवाता था, जो कि बालक उन्हें बताता है जब उनकी बातचीत होती है। और वहीं से याद रख लेना है कि संवाद शैली का प्रयोग इसमें हुआ है। घर से गरीबी के कारण वो भाग आया था, जो कि इस कहानी में आपको दिखेगा। वह दुकान पर सोता था और आज मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया था। उसके पास सोने के लिए स्थान और खाने के लिए भोजन नहीं था। बालक का गांव वहां से 15 कोस दूर था। उसके कई भाई बहन थे। गरीबी के कारण घर में खाने को कुछ भी नहीं था और इसी कारण उसी गांव के एक साथी के साथ वह भाग आया था। उसका साथी मालिक की मार से मर गया। लेखक व उनके मित्रों को उसकी स्थिति पर दया आ जाती है। वे उसे अपने वकील मित्रों के पास
ले जाते हैं। वकील साहब को एक नौकर की आवश्यकता थी, परंतु वकील साहब को पहाड़ी लड़कों पर विश्वास नहीं था और वह उसे नौकरी पर नहीं रखते। तो यहाँ पर जो मैंने पहले बात की कि पहाड़ियों पर अविश्वास दिखाया गया है इसमें, तो यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि लेखक और उसका मित्र निराश होकर होटल से बाहर आ गए। बालक की सहायता करने के लिए लेखक के मित्र ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। तो कि एक बार फिर से यहाँ पर उसका व्यक्तित्व झलक रहा है कि जो थोड़ा सा परोपकारी है और दूसरों की सहायता करने वाला माना जाता है। ठीक है, उन्होंने उसे कल आने के लिए कहा। तेज ठंडी हवा चल रही थी, ठंड के मारे बालक के दांत बज रहे थे। वह वहां अंधेरे में गुम हो गया और दोनों मित्र गर्म वस्त्रों का आनंद लेने होटलों की ओर चल पड़े। दूसरे दिन बालक होटल नहीं पहुंचा। दोनों मित्र उसकी प्रतीक्षा करते रहे और अंत में होटल से निकल पड़े। मोटर में सवार होने लगे तो ठंड से एक लड़के की मरने की खबर मिली और वे दोनों समझ गए कि खबर वही है जो पिछले कल बालक आया था, उसी की मृत्यु हुई है। दोनों मित्र बालक की मृत्यु के लिए किसी को दोषी न मान सके और उन्हें लगा कि अपने दुर्भाग्य के कारण ही वह मरा है, और यहां पर अपना अपना भाग्य कहकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। और यहीं से पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो आज का मनुष्य है उसमें संवेदनहीनता है। और ये कहानी आज से बहुत पहले लिखी गई है ना, लेकिन फिर भी ये आज अपनी प्रासंगिकता को और भी ज्यादा बनाए हुए हैं। आज भी कहीं ना कहीं मनुष्य संवेदन शून्य होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके मूल पाठ की तरफ बढ़ते हैं। यही इस कहानी की जो मुख्य मुख्य बातें थी, जब आप मूल पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस कहानी को। अपना अपना भाग्य, जनेंद्र कुमार। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें शाम का समय बताया गया है, जबकि आपने इससे पहले रोज कहानी पढ़ी, उसमें आपने पढ़ा कि दोपहर के समय से उस कहानी की शुरुआत होती है। और कुछ कहानियां ऐसी है जो प्रातःकाल के समय से शुरू हुई हैं, वो कौन सी हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के आकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस खेल का मैदान जो है लेखक और उसके मित्र के पीछे कहानी में बताया गया है, तो पोलो का मैदान। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। तो यहाँ पर इसने चित्रित कर दिया कि वो कहाँ पर बैठे हैं, नैनीताल में कहीं बैठे हैं। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानव शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। तो यहाँ पर ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, इन सभी घटनाओं को आप जो है याद भी रख लें कि क्या क्या चीज़ें वो लेखक के द्वारा बताई गई। यहाँ पर बच्चे जो हैं हॉकी खेल रहे थे, कोई जो है नाव में बैठे हुए हैं, है ना। उन चीज़ों को आपको क्रम वाइज भी पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा कि पहले ऐसी घटनाएं पूछी गई हैं या ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सी घटना पहले घटी है। शोर, मारपीट, गाली गलौच भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानव खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। वह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कोई बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानव मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। तो यहाँ पर ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में कि मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो, कि भाई मनुष्य जो है वो क्या है, नमूनों का बाजार सजकर। नमूनों का बाजार सजने से आपको यहाँ पर ध्यान ये रख लेना है कि अपना दिखावा वाली जो जिंदगी है उसको बताने का प्रयास कर रहा है। और अगर कोई
थोड़ा सा संपन्न हो गया है तो वो अपनी उस संपन्नता पर जो है इठला रहा है और जा रहा है। और असंख्य लोग ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, उनका कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चीथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं कि अंग्रेजों की जो गुलामी में जीना सीख गए हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अंग्रेज तो हैं, वो क्या हैं, वो पूरे अधिकार गर्व से जो है तने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, ठीक है, या जो भारतीय लोग हैं, वो जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना है। आगे लिखता है कि भोगते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज थे उन्हें अपने पैसों इत्यादि का कोई घमंड नहीं था, लेकिन भारतीय जो है वो कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन भी जो है वो साथ में कर रहे थे। ठीक है, उन्हें अपने बच्चों के साथ खेलने की फुर्सत नहीं है, वो बस अपने जो उन्होंने कमाई रखी है उसको देख देख के ही या उसके सहारे ही इतला रहे हैं। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी के कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिविष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। तो एक तरफ भारतीय स्त्री के चित्रण है, दूसरी तरफ जो है जो पाश्चात्य स्त्रियां हैं या यानी कि जो अंग्रेज स्त्रियां हैं उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है कि दोनों में क्या अंतर है। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दां पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारतीयता का एक ऐसा नमूना भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नेटिवों यानी कि अपने पूर्वजों को देखकर तो उन्हें लगता था कि इनसे तो मुंह फेर लेना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को देखकर जो है उनकी चाटुकारिता करने के लिए हमेशा जो है वो प्रसन्न रहते थे। इसलिए बोल रहे हैं कि आंख बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे कि भाई अगर उनके साथ अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ ना कुछ टुकड़ा जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर ये बोल रहा है कि भारतीयता का ऐसा नमूना भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेटिवों से याद रख लेना, पूर्वजों से, कि अपने भारतीयों से ही जो है वो क्या करते मुंह फेर लेता है। ठीक है, मातृभूमि चलते थे मानो भारत भूमि को किसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वहां तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे, सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्लीलाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कामता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक लिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में बह गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वहां प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। इस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता।
रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम उस चूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। तो यहाँ पर देखिए रात के 1 बजे तक वो वहीं बैठे रहे। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ से दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला है, न दायां न बायां। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाशवृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा। तो यहाँ पर 10 बरस का बताया गया, इसको आप ध्यान में रखें। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कुहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक, फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया गया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ आए यहाँ। वह अब नहीं है। वह कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चला? वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही भी थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं? उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है। अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते हैं ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है? कहीं वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ लूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कूरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े।
हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी पर और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। और इस तरीके से इस कहानी का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो यहाँ पर जो कि मैंने पहले ही कहा था कि जैनेंद्र ने इसमें जो अपना अपना भाग्य कहकर जो इसको मैंने पहले भी बताया कि इसमें क्या बताया गया है कि इसका पर्दाफाश किया गया है कि जो भाग्य के ऊपर, भाग्य के सहारे और अंधविश्वास और पाखंड को ही यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। ये चीज़ें कहकर कि अपना अपना भाग्य है। यहाँ पर अगर लेखक और उसका मित्र चाहते तो वो उसकी सहायता कर सकते थे, उसे अपने पास भी सुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं से जो मनुष्य है उसकी स्वार्थपरता को दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ से आप इस कहानी के जो पात्र हैं उनके चरित्र को भी समझ सकते हैं कि उनकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं इस कहानी में, उनको एक बार फिर से अपने शब्दों में या अपने तरीके से पढ़ें ताकि आपको ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहें। ठीक है। और इस कहानी में आए हुए जो प्रमुख कथन हैं उनको भी आपने ज़रूर देखना है। हो सकता है उनके बारे में भी आपको प्रश्न पूछें। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।